फिर से लॉक होता। तो चलिए आप सभी का फिर से स्वागत है एक बार। मैं धर्मवीर कुमार आपके अपने वन स्टेप ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का, पाचन तंत्र का जो है, यह मेरा तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो ऑलरेडी जो है बन चुका है। तो आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर जो है पाचन तंत्र में एस्टोमक के अलावा पैनक्रियाज जो है सो स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लीवर जो हमारे है, जो एसोसिएट ग्लैंड्स आती है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आज मुख्य रूप से हमारा चर्चा का विषय होगा एस्टोमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन और जो है लार्ज इंटेस्टाइन। इसके पहले वाली वीडियो में पार्ट 1 में, पार्ट 2 में जो है हम लोग मुख्य रूप से चर्चा कर चुके हैं, जिसमें पार्ट 1 में मुख्य रूप से हमारा बकल कैविटी और जो है ऑसियोफेगस तक चर्चा हो चुका था। पार्ट 2 में भी जो है स्टोमक में कुछ चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग जानेंगे कि आखिर आहार नाल के बारे में, कि जो आहार नाल में होता है एलिमेंट्री सिस्टम में, वो कौन कौन सा आता है। तो पहले आपको यहाँ पर हम चूँकि ये चीज़ जो है पिछला वीडियो में चर्चा हो चुका है, इसलिए इसको आज हम यहाँ पर आपको लिख दिए हैं, ताकि जो नए होंगे उनको भी परेशानी नहीं होगा। अगर आप नए देख रहे हैं तो पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा। फिर भी समझाने के लिए आपको बता देते हैं कि पाचन तंत्र को 2 भागों में हम लोग बांट लिए थे। एक आहार नाल, एलिमेंट्री कैनल, दूसरा एसोसिएटेड ग्लैंड्स यानी सहायक ग्रंथियां बोलते हैं इसको, सहायक ग्रंथियां, सहायक ग्रंथियां। यहाँ पर आपको ये जो है सहायक ग्रंथियां का मतलब बताए हुए थे कि सहायक ग्रंथियां का मतलब होता है कि वह भोजन को पाचन में मदद करता है। तो ये जो हमारी जो ग्लैंड्स है, जो ये है लार ग्रंथि है, पैनक्रियाज है, लीवर है, ये भोजन के पाचन में मदद करती है, इसीलिए इसको हम लोग जो है एसोसिएटेड ग्लैंड्स बोलते हैं। और यहाँ भोजन का पाचन होता है। इसमें क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। तो भोजन का पाचन कहाँ कहाँ होगा, तो एक हमारा मुख्य रूप से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है, वह मुख से ही शुरू हो जाता है। भोजन का पाचन मुख से ही शुरू होता है, लेकिन मुख से हमारा जो भोजन में मुख्य रूप से जो अंग होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। तो मुख गुहा में आपको जो है, जो बकल कैविटी है, वहाँ पर मुख्य रूप से कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, यानी मुख गुहा में यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का होता है। स्टोमक में जो है प्रोटीन का और वसा का, स्टोमक में कार्बोहाइड्रेट का नहीं होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना होगा कि मुख गुहा में किसका होगा, कार्बोहाइड्रेट का जो है पाचन शुरू हो जाता है। और स्टोमक जो है, स्टोमक में क्या होता है, प्रोटीन और वसा का, कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहाँ पर नहीं होता है। उसके बाद पैनक्रियाज है। तो पैनक्रियाज जो होता है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट और वसा, प्रोटीन, तीनों के पाचन के लिए जो है पैनक्रियाज जूस निकलता है, जिसको हम बोलते हैं अग्नाशयी रस। तो अग्नाशयी रस जो होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों को पाचन में क्या करता है, मदद करता है। तो इसको पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। तो यहाँ और लीवर जो होता है, लीवर से हमारा लीवर से मुख्य रूप से लीवर जो होता है एक पित्त रस निकलता है लीवर से, जिसको बिलुपर्डिन और बिलुरुबिन कहा जाता है। तो वह जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, और वह वसा के कह सकते हैं फैट के पाचन में बहुत मदद करता है, वसा के पाचन में मदद करता है। और यह जो होता है यह कार्य कैसे करता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए तो थोड़ा सा यहाँ पर जानने के लिए पीछे वाली बात को, यहाँ पर मुख गुहा है, इसमें आपको हम जानते हैं पहले लाड़ ग्रंथि, आप इसको जान लीजिए। ये हुआ हमारा टाइलिन लाइसोजाइम, इस पर हम बता चुके थे। टाइलिन क्या करता है, स्टार्च के पाचन में मदद करता है। टाइलिन स्टार्च के पाचन में मदद करता है। यह स्टार्च को माल्टोस बदलता है। देखिए आप यहाँ पर ऐसे पिछला वीडियो में बताए हुए थे, लेकिन फिर बताते हैं स्टार्च के पाचन में मदद करता है और स्टार्च को माल्टोस बदलता है। बहुत सारे लोग के दिमाग में अभी भी उठ रहा होगा स्टार्च क्या है, तो जो लोग पिछला वीडियो देखे होंगे वो तो पूरी तरह से समझ रहे होंगे। स्टार्च क्या है, स्टार्च मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च
सुक्रोज, माल्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, ये सब जो है कार्बोहाइड्रेट का रूप है। अब जो है स्टार्च जो होता है मुख्य रूप से भोज्य पदार्थ में, जो गेहूं चावल आप खाते हैं, गेहूं चावल आलू, उसमें जो भोज्य पदार्थ जो हमारा भोजन पदार्थ होता है, तो भोजन में मुख्य रूप से क्या लेते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट। भोजन में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। तो चावल हुआ, गेहूं हुआ या आलू हुआ, उसमें जो पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट उसको कहते हैं स्टार्च। तो कह सकते हैं अनाजों में पाए जाने वाला, अनाजों में जो पाया जाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट का रूप होता है उसे स्टार्च कहते हैं। कहीं कहीं इसका हिंदी रूप मंड भी मिलता है। तो स्टार्च का मतलब समझ गए। बहुत सारे लोग स्टार्च का मतलब सुनते होंगे। स्टार्च का मतलब यह होता है कि जो भोजन पदार्थ है, अभी जस्ट बताया, भोजन पदार्थ, जो भी भोजन पदार्थ में जो कार्बोहाइड्रेट का रूप होता है उसे हम स्टार्च करते हैं। यानी कह सकते हैं भोज्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट जो संचित रहता है वह स्टार्च के रूप में रहता है। ठीक है, तो उस स्टार्च को क्या करता है, टाइलिन जो है माल्टोज से बदलता है। तो एक प्रकार से यहाँ पर शुरू हो गया कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ शुरू होता है, मुख से ही शुरू होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही शुरू होता है। और लाइसोजाइम क्या करता है, तो यह जो है जीवाणुनाशक है। लाइसोजाइम क्या है, जीवाणुनाशक है। यह हमारा जीवाणुनाशक है। लाइसोजाइम जीवाणुनाशक है। तो लाइसोजाइम क्या करता है कि यह मुख्य रूप से जीवाणु को जो है, जो हम भोजन पदार्थ के साथ जो भी बैक्टीरिया या जो कुछ जर्म्स वगैरह आ जाते हैं तो उसको यह मारने का काम करता है कौन, लाइसोजाइम। तो टाइलिन और लाइसोजाइम ये हो गया। टाइलिन भी आपको बता चुके हैं कि टाइलिन एक प्रकार का क्या है, टाइलिन जो है एक प्रकार का एंजाइम्स है और इसको जो है लाला एमाइलेज भी कहा जाता है, या लाला एमाइलेज भी कहा जाता है। और मुख्य रूप से यह जो है तीन जगहों से निकलता है। एक पैरोटिड हमारा जो ग्लैंड्स है, इसको भी ध्यान रखेंगे फिगर को। यहाँ पैरोटिड ग्लैंड्स है, यहाँ से ये लार ग्रंथियाँ है। तो पैरोटिड ग्लैंड से मुख्य रूप से जो है टाइलिन और लाइसोजाइम का उद्गम होता है। सबमैंडिबुलर या मुख्य रूप से सबमैंडिबुलर में हमारा जो है सीरम, बलगम इत्यादि का उद्गम होता है। और सबलिंगुअल ग्लैंड यानी वहाँ से हमारा जो है म्यूकस, सीरम आदि का निष्कासन होता है। तो लार ग्रंथि में, लार में जो पाया जाता है वो क्या क्या पाया जाता है, तो लार में हमारा पाया जाता है, लार में क्या क्या पाया जाएगा, तो यहाँ पर आपको नोट करना होगा। लार में हमारा सीरम, बलगम, और एंजाइम। ये मुख्य रूप से पाया जाता है किसमें, लार ग्रंथियों में सीरम, बलगम और एंजाइम और म्यूकस ही पाया जाता है जो भोजन को म्यूकस। देखिए ऐसा बहुत ज़्यादा समझ लीजिए कि अगर कहीं क्वेश्चन आएगा कि लार में क्या क्या पाया जाएगा, तो लार में मात्र 2% ही एंजाइम पाया जाता है, कहीं 1% मान के चलिए, है ना। तो 1% ही एंजाइम पाया जाता है, यह एंजाइम 1% पाया जाता है। और बाकी चीज़ क्या रहता है, सीरम रहता है, बलगम रहता है, म्यूकस रहता है और जो है अन्य चीज़ रहता है। तो अन्य चीज़ में जैसे द्रव जो हम लोग खाना खाते हैं लिक्विड रूप में वो रहता है। तो मुख्य रूप से जो द्रव का भाग होता है वो 99% होता है और 1% भाग जो होता है एंजाइम्स का होता है, जिसमें म्यूकस का जो कार्य होता है, म्यूकस क्या करता है, भोजन को आहार नाल में, कह सकते हैं ग्रासिका में, भोजन को आहार नाल में, यहाँ पर यह हमारा फ्रिनेक्स है, ग्रासिका से आहार नाल में भेजने का काम करता है। तो म्यूकस क्या करता है, भोजन को आगे धकेलने का, आगे पुश करने का, आगे धकेलने का यानी पुश करने का कार्य करता है कौन, म्यूकस। और सीरम तो एक प्रकार का हमारा जो द्रवीला पदार्थ है सो है, बलगम आप जानते ही हैं। और एंजाइम में कौन कौन हो गया, तो एंजाइम में हो गया टाइलिन और लाइसोजाइम। चलिए, और ये स्टार्च को पाचन में मदद करता है कौन, टाइलिन, और ये क्या करता है, माल्टोज बदलता है। दूसरा हम लोग चलेंगे, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो हो गया मुख्य रूप से किसके, कहाँ पर, आपको जो है माने मुख बगल कैविटी में। लेकिन जब यही भोजन पदार्थ हमारा कहाँ पहुँचता है, एस्टोमैक में। तो एस्टोमैक में कुछ ऐसे जो है कह सकते हैं एंजाइम्स निकलते हैं
जिसको हम लोग जठर रस बोलते हैं। तो जठर रस निकलता है वो कौन कौन है, सो जानिए। तो एस्टोमैक में निकलने वाला जो है वह है यहां पर आपको नोट करना होगा जठर रस। जठर रस, इसको गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, जठर रस। और ये जो होता है दो प्रकार के निकलता है, एक हमारा प्रोरेनिन, प्रोरेनिन, और दूसरा होता है पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजेन। थोड़ा सा इस पर चर्चा, इस पर जाने देखिए, ये जठर रस जो निकला प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन, बहुत सारे लोग रेनिन का नाम सुने होंगे और पेप्सिन का नाम सुने होंगे। चलिए उस पर हम चर्चा करेंगे, पेप्सिन और रेनिन भी आएंगे। पहले जानिए कि जठर रस जो निकलता है वो कौन कौन निकलता है, प्रोरेनिन, पेप्सिनोजेन, और एक हमारा जो निकलता है वह है HCl। अमाशय की दीवार से कौन निकलता है, HCl भी, HCl। अब करता क्या है कि जठर रस से जो माने अमाशय की दीवार से निकलने वाला जो HCl है, HCl क्या करता है, प्रोरेनिन को, प्रोरेनिन एक निष्क्रिय पदार्थ है, निष्क्रिय कह सकते हैं, एंजाइम है। प्रोरेनिन निष्क्रिय है और पेप्सिनोजन भी निष्क्रिय है। दोनों जो है प्रोटीन के पाचन में मदद करता है, प्रोरेनिन भी प्रोटीन पचाता है और पेप्सिनोजन भी क्या करता है, प्रोटीन पाचन करता है। तो HCl क्या करता है, HCl ये निष्क्रिय होता है। जब यह शुरुआत में निकलता है यानी अमाशय की दीवारों से, अमाशय की दीवारों से प्रोरेनिन और पेप्सिनोजेन जो निकलता है वह कैसा रहता है, निष्क्रिय अवस्था में होता है। तो इसको जरूर आप नोट कर लीजिएगा कि प्रोरेनिन क्या है और पेप्सिनोजन क्या है। तो यह जठर रस है, क्या है, जठर रस है और अमाशय की दीवारों से निकलता है, अमाशय की दीवारों से निकलता है यानी एस्टोमैक की दीवारों से निकलता है। कौन कौन, प्रोरेनिन और पेप्सिनोजेन, दोनों जो है निष्क्रिय होता है। इसको सक्रिय कौन बनाता है, इसको सक्रिय बनाता है HCl। क्या करता है, HCl इसको क्या करता है, सक्रिय बनाता है। और यह अपन सक्रिय जब बनता है तो क्या कहलाता है, रेनिन और जो है पेप्सिन। तब यहाँ पर ये प्रोरेनिन क्या बन जाएगा, रेनिन और पेप्सिन। चलिए ये दोनों आ जाएगा, एक में आ जाएगा रेनिन और दूसरा हमारा हो जाएगा पेप्सिन। तो एस्टोमैक में जो रेनिन हुआ वो रेनिन क्या है, तो सक्रिय एंजाइम है, और पेप्सिन क्या है, सक्रिय एंजाइम है। क्लियर हुआ। अगर प्रोरेनिन आया तो कैसा है, निष्क्रिय एंजाइम है। पेप्सिनोजेन कैसा है, निष्क्रिय एंजाइम है। क्लियर हो गया। नाम कहीं कहीं सुनते होंगे पेप्सिनोजेन, इसका मतलब यह जो है निष्क्रिय एंजाइम है और यह इसका सक्रिय रूप कौन होता है, पेप्सिन। और प्रोरेनिन का सक्रिय रूप कौन है, रेनिन। अब क्या करता है, रेनिन जो होता है मुख्य रूप से क्षारीय प्रोटीन में काम करता है। अब जैसे दूध में पाया जाने वाला केसिन प्रोटीन होता है। अब दूध जो है, दूध को यह मुख्य रूप से क्या करता है कि दूध में पाया जाने वाला केसिन को मिल करके पेरा केसिन मिलता है। तो यहाँ पर आपको रेनिन क्या करता है, केसिन के साथ मिलकर क्या बनाता है, पेरा केसिन। देखिए तो रेनिन क्या किया, केसिन यानी यह हमारा दूध है, दूध में पाया जाने वाला केसिन, ठीक है। दूध में पाया जाने वाला केसिन कौन है, केसिन को क्या बदलता है, पेरा केसिन। पेरा केसिन है क्या, तो पेरा केसिन तो मुख्य रूप से कह सकते हैं कि एक दही का स्वरूप जमा हुआ होता है और यह जो है दूध में जो केसिन होता है वह केसिन जो होता है उसको बदलता है पेरा केसिन में। और यहाँ पर दूसरा हमारा पेप्सिन है। तो पेप्सिन क्या करता है, अन्य प्रोटीन को, अन्य प्रोटीन, भोजन के साथ अन्य प्रोटीन है, केसिन को पेरा केसिन कौन बदला, रेनिन। लेकिन अन्य प्रोटीन है, अन्य प्रोटीन को यह जो क्या करता है, पेप्टाइड से बदलता है। तो प्रोटीन को पेप्टाइड्स में। क्लियर हुआ। रेनिन केसिन को पेरा केसिन में, कैची में, पेरा केसिन में। और यहां जो हमारा है पेप्सिन, कैची को, प्रोटीन को कैची बदलता है, तो पेप्टाइड्स में। तो पेप्टाइड्स क्या है, पेप्टाइड्स प्रोटीन का एक रूप है। क्लियर हो गया। आप जब भी आप कभी नाम सुनेंगे तो आपको कंफ्यूजन अब नहीं रहेगा।
चूँकि बहुत सारा ऐसे हम भी जब भी कभी होते थे तो कन्फ्यूजन आता था, तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हमने एनसीईआरटी का जब सहारा लिया तब हमें पता चला कि नहीं, आखिर प्रोरेनिन क्या है, तो निष्क्रिय एंजाइम्स है। पेप्सिनोजन क्या है, निष्क्रिय एंजाइम्स है ना। पहले हम सीधे समझते थे कि यह प्रकार का एंजाइम्स है, लेकिन यह निष्क्रिय एंजाइम्स है, ये भी निष्क्रिय एंजाइम्स है। और HCl इसको क्या करता है, क्रियाशील बनाता है, रेनिन बनाता है, और पेप्सिनोजन के पेप्सिन बनाता है। और आपको एक बात और भी जानना होगा कि जो सक्रिय एंजाइम्स होते हैं उसको हम लोग जो है प्रोटीएज कहते हैं। तो यहाँ पर नोट भी कर लेना होगा, सक्रिय एंजाइम को प्रोटीएज कहा जाता है। चलिए देखिए, सक्रिय एंजाइम को क्या कहा जाता है, प्रोटीएज, ठीक है। और निष्क्रिय को बोला जाता है प्रो एंजाइम। निष्क्रिय को बोला जाता है प्रो एंजाइम। तो इन वर्डों को भी ध्यान रखना होगा, कभी ऐसा वर्ड आपको सामने आएगा ही तो आप जो है कंफ्यूजन नहीं रहिएगा। एक चीज जानना ही होगा कि निष्क्रिय जो निष्क्रिय होते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रो एंजाइम्स, और जो सक्रिय होते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रोटीएज। ये क्या करता है, ये सब जो है प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने बताया, इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, इस पर ज़्यादा कोई ऐसा याद नहीं करना है। सिर्फ वर्ड कभी ऐसा आए तो कभी कुछ होता है कह सकते हैं जनरल नॉलेज में, कभी कभी लोग ऐसा पूछ देते हैं कि प्रो एंजाइम क्या होते हैं, तो निष्क्रिय है, जो प्रोटीन को पाचन में क्या करते हैं, माने कार्यशील नहीं होते। सक्रिय एंजाइम कौन है, प्रोटीएज होते हैं, जो प्रोटीन को पाचन में सक्रिय भूमिका माने एक्टिव रूप से जो कार्य करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोटीएज। तो एक प्रकार का ये जो केसिन हुआ, रेनिन हुआ और पेप्सिन हुआ, तो रेनिन और पेप्सिन क्या सक्रिय है, तो इसको आप प्रोटीएज भी कह सकते हैं। रेनिन और पेप्सिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीएज है। अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन आए कि रेनिन और पेप्सिन है क्या, तो आप सीधे कहें कि भाई प्रोटीन के पाचन में मदद करता है, तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा अपने आप में महसूस हुआ कि हम गिल्टी महसूस हुआ कि ऐसा क्या हो रहा है। तो देखिए, आप वहाँ पर सीधे कहिए कि रेनिन और पेप्सिन एक प्रकार का प्रोटीएज है। प्रोटीएज क्या होता है, जो प्रोटीन को पाचन में मदद करता है, प्रोटीएज है। तो यह क्या करता है, रेनिन को पेराकेसिन, रेनिन क्या करता है, केसिन को पेराकेसिन में, और पेप्सिन को प्रोटीन या पेप्टाइड, प्रोटीन को पेप्टाइड बोलता है। तो क्लियर हो गया होगा यहाँ पर, ठीक है। और HCl क्या करता है, जो हमारा जीवाणु होता है उसको जीवाणुनाशक कहते हैं। HCl क्या है, जीवाणुनाशक है। चलिए HCl के बारे में जान लेते हैं, यह क्या है, जीवाणुनाशक है ना। और अब यहाँ पर होता क्या है कि हमारे मुख गुहा में जो लार ग्रंथि से टाइलिन से लाइसोजाइम के द्वारा जो भी जर्म्स वगैरह बैक्टीरिया बच जाते हैं उनको मारने का काम कौन करता है, HCl करता है। और साथ साथ HCl क्या करता है, निष्क्रिय प्रोटीएज को, निष्क्रिय जो प्रो एंजाइम्स होता है, निष्क्रिय प्रो एंजाइम मतलब समझ गए, जो निष्क्रिय होते हैं उसको सक्रिय बोलता है। फिर से जरा सा एक बार फिर से हम देख लेते हैं। चलिए, एस्टोमक यानी अमाशय की दीवारों से, जठर रस से कौन कौन प्रकार के एंजाइम निकलता है, एक प्रकार का प्रोरेनिन और दूसरा पेप्सिनोजन। ये कैसा है, तो दोनों जो है निष्क्रिय एंजाइम्स है। इसको सक्रिय कौन बनाता है, HCl। तो जब सक्रिय बन जाएगा तो उसको, जब सक्रिय बन जाता है तो क्या करता है, यह प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। तो जो सक्रिय प्रोटीन के पाचन में जो भूमिका निभाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, प्रोटीएज। तो यहाँ पर रेनिन हो गया, सक्रिय कौन हो गया, रेनिन, जो काम करता है प्रोटीन को पाचन में मदद करता है, रेनिन और पेप्सिन। तो रेनिन और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। और जब प्रोटीन के पाचन में काम करने लगेगा तो जो सक्रिय होगा उसको हम प्रोटीएज कहेंगे। तो एक प्रकार का प्रोटीएज है रेनिन, और पेप्सिन क्या है, प्रोटीएज है। तो रेनिन किस प्रोटीन को बचाता है, तो केसिन को क्या करता है, पेराकेसिन बदलता है। और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को, यानी केसिन के अलावा जो अन्य प्रोटीन होता है उसको पेप्सिन क्या करता है, उस प्रोटीन को पेप्टाइड्स बदलता है। तो पेप्टाइड्स को कौन बदला, पेप्सिन बदला। पेप्सिन जो है प्रोटीन को क्या बदल दिया, पेप्टाइड्स में। क्लियर हो गया। अब हम लोग अगला रुख करेंगे पैनक्रियाज पर। चलिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।
चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब आइए एस्टोमैक के बाद जो है दूसरा हमारा जो अन्य एक पहला सहायक ग्रंथि के बारे में पढ़ रहे हैं वह है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या होता है? पैनक्रियाज से बहुत सारा पैनक्रियाज जूस निकलता है जिसको हम बोलते हैं अग्नाशयी जूस, अग्नाशयी रस। अब जो है इसका अग्नाशयी रस निकलता है यहाँ से। अब अग्नाशयी रस में कौन कौन सा निकलता है सो देखिए। पहला अग्नाशयी एमाइलेज, अग्नाशयी एमाइलेज। दूसरा हमारा ट्रिप्सिन, उसके अलावा कीमोट्रिप्सिन, लाइपेज, कार्बोक्सी पेप्टिडेज। चलिए तो ये पहले हम जानेंगे कि अग्नाशय से कौन कौन सा निकलता है। तो अग्नाशय जूस से निकलने वाला प्रमुख कौन कौन है? तो एक प्रकार का अग्नाशय से जो निकलने वाला है वह है ट्रिप्सिन। पहला अग्नाशय एमाइलेज है, दूसरा कौन है? ट्रिप्सिन है, तीसरा कौन है? कीमोट्रिप्सिन है, और चौथा कौन है? लाइपेज है, पांचवा कौन है? कार्बोक्सी पेप्टिडेज है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज है। अब आइए जानते हैं कि इसका काम कौन कौन क्या काम करता है। तो देखिए यहाँ पर अग्नाशय रस का मुख्य काम होता है अग्नाशय जूस निकालना, और उस अग्नाशय जूस को मतलब जो अग्नाशय रस होता है वो अधिकतर जो होता है निष्क्रिय रूप में होता है। तो उस अग्नाशय रस को निष्क्रिय से सक्रिय रूप करने का काम, निष्क्रिय से सक्रिय रूप करने का काम जो करता है वह कौन करता है? निष्क्रिय से सक्रिय रूप कब करने का काम जो है मुख्य रूप से एंट्रोपेप्टिडेज करता है, जो छोटी आंत में होता है। कौन होता है? छोटी आंत में। तो यहाँ पर जो है जानिए पहले क्या है अग्नाशय एमाइलेज। यह क्या करता है? यह मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट को यानी माल्टोज को आइसोमाल्टोज बोलता है। माल्टोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो देखिए आपको एक चीज़ यहाँ भी जानना होगा। पहली चीज़ हम बताए थे कि यानी हमारा जो अमाशय होता है, अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। हम यहाँ नोट कराए थे कि अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। अमाशय स्टोमक यहाँ क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। किसमें? तो वह हमारा है जो है एस्टोमैक में। अब यहाँ पर जब यहाँ पर होता नहीं है तो अग्नाशय एमाइलेज में क्या होता है? पैनक्रियाज से जो पैनक्रियाज जूस निकलता है वह कौन सा जूस? अग्नाशय एमाइलेज। यह क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। तो यहाँ पर वह क्या करता है? माल्टोज को, माल्टोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट का रूप है। माल्टोज को आइसोमाल्टोज बदलता है, अन्य छोटे छोटे टुकड़े बदलता है, ठीक है, जिससे ताकि जाकर के आगे छोटी आंत में यह पाचन में बहुत मदद हो सके। तो यहाँ पर यह माल्टोज को क्या बदल दिया? आइसोमाल्टोज में। तो यह ध्यान रखना होगा, आइसोमाल्टोज भी क्या है? का कार्बोहाइड्रेट का रूप है। चलिए दूसरा हम देखते हैं ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पाचन में मदद करता है। तो कौन सा प्रोटीन? तो आपको हम पहले पता है कि अमाशय में प्रोटीन दो प्रकार के जो है माने हमारा जो है एंजाइम्स पाया गया, एक रेनिन और दूसरा पेप्सिन। तो रेनिन जो बताए थे कि रेनिन क्या करता था? रेनिन जो है केसिन को पैराकेसिन बदल दिया, और पेप्सिन क्या किया? तो अन्य प्रोटीन को पेप्टाइड से बदल दिया। अब यह क्या करता है?
कि ट्रिप्सिन क्या करता है, पेप्टाइड्स को छोटे छोटे पेप्टाइड्स बदलता है, पेप्टिडेज बदलता है, छोटे छोटे पेप्टिडेज में। चलिए, तो यानी पेप्टाइड्स को क्या चीज बदल दिया गया, पेप्टिडेज में। यहां पर क्लियर हुआ। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ याद रखते हैं कि ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, लाइपेज, कार्बोक्सिल ये पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको जानना है कि कैसे फंक्शन होता है। वहाँ पर हमने जैसे बताया कि एस्टोमक यानी हमारा जो अमाशय है, वहाँ पर प्रोटीन को जो पेप्सिन है, जो प्रोटीन अन्य प्रोटीन होता है वो, यानी केसिन को छोड़ करके, तो अन्य प्रोटीन को पेप्सिन क्या कर देता है, उसको जो है पेप्टाइड से बदलता है। और पेप्टाइड्स को जो है अग्नाशय एमाइलेज जो होता है, ट्रिप्सिन जो होता है, उस पेप्टाइड्स को क्या कर दिया, पेप्टिडेज में। कहाँ पर, पेप्टिडेज में। लेकिन ये सारा क्रिया कहाँ होता है, अग्नाशय स्थल में नहीं होता है, ये आप सहायक ग्रंथि पढ़ रहे हैं, तो ये सारा क्रिया जो होता है छोटी आंत में होता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि कार्य स्थल यानी पेप्टाइड्स को छोटे छोटे पेप्टिडेज में कहाँ बदलता है, तो वह जो है छोटी आंत में। देखिए यहाँ पर एक चित्र के द्वारा देखिए, यह हमारा क्या है, अमाशय है। अब यहाँ से जो है यहाँ पर कार्य होता है, ये छोटी आंत का भाग है, ये आपको दिखा रहे होंगे एस के आकार का। देखिए ये हमारा ए छोटी आंत का भाग है, इसको हम लोग बोलते हैं डिओडेनम, है ना, डिओडेनम। और यहीं पर क्रिया होती है, पैनक्रियाज से जो भी जूस निकलता है सो, और ऊपर से देख रहे हैं लिवर जूस निकलता है सो, जिसको हम बाइल जूस बोलते हैं, है ना। वह दोनों जूस मिलकर के यहाँ पर छोटी आंत में काम होता है। तो यहाँ जो कार्य स्थल होता है, यानी पेप्टाइड्स को पेप्टिडेज बदला गया, है ना। सॉरी, लाइट कट गया। जैसे ही लाइट आता है तब फिर कंटिन्यू करते हैं। तो ठीक है, जैसा कि लाइट कट गया था, फिर सब लोग कंटिन्यू हो रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे थे कि पेप्टाइड्स को छोटे छोटे पेप्टिडेज में बदलता है कौन, ट्रिप्सिन क्या करता है, पेप्टाइड्स को पेप्टिडेज में। हम भी बता चुके थे कि प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कौन बदलता है, तो हमारा जो है पेप्सिन बदलता है। माने प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कौन बदलता है, तो पेप्सिन। तो पेप्टाइड्स क्या है, प्रोटीन ही एक प्रकार का, प्रोटीन का टूटा हुआ भाग है, कह सकते हैं छोटे छोटे प्रोटीन का अंग है। अब इसको पेप्टिडेज में होता है, कहीं कहीं इसको पॉलीपेप्टिडेज भी लिखा जाता है, ऐसा भी लिख सकते हैं पॉलीपेप्टिडेज, पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है। अब आइए दूसरी चीज, आपको यह जानना है कीमोट्रिप्सिन। तो आपको पता होगा कि अमाशय में केसिन को क्या बदला जाता है, पेराकेसिन में। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ भी केसिन को पेराकेसिन में बदलने के लिए यह करता है, केसिन को यहाँ नोट कीजिए, पेराकेसिन को यानी केसिन को पेराकेसिन में, कहीं कहीं इसको कैल्शियम पेराकेसिनेट भी दिया जाता है। ठीक है, यानी पेराकेसिन को जो है कैल्शियम पेराकेसिनेट में। तो आप इसको नोट करना जरूरी नहीं है, लेकिन इतना जान लीजिए कीमोट्रिप्सिन क्या करता है, जैसे वहाँ पर रेनिन काम करता है अमाशय में, उसी प्रकार से इसका भी काम है। अमाशय के बाद जो बचे हुए दूध का जो केसिन प्रोटीन होता है, उस दूध के केसिन बचे हुए प्रोटीन को यह क्या बदलता है, पेराकेसिन में। तो यह कह सकते हैं केसिन को पेराकेसिन में, ऐसे नोट कीजिए, केसिन को पेराकेसिन में। देखिए, और होता क्या है, यहाँ पूर्ण रूप से केसिन का यहाँ पर पाचन होता है, यानी केसिन का पूर्ण रूप में पाचन होता है, उसे कैल्शियम पेराकेसिनेट भी हो जाता है। तो पूर्ण रूप से पाचन होता है केसिन का, और क्या बदल जाता है, पेराकेसिन में। लाइपेज का काम होता है वसा के पाचन में मदद करना, क्या चीज है, वसा के,
तो ये दोनों तो हो गया, ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन कौन सी को, प्रोटीन में, लाइपेज वसा को, लाइपेज वसा, वसा को, वसा के ट्राइग्लिसराइड, वसा के ट्राइग्लिसराइड को छोटे 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 मोनोग्लिसराइड में, देखिए लाइपेज क्या करता है, वसा के पाचन में मदद करता है। तो वसा का एक स्वरूप होता है ट्राइग्लिसराइड। जैसे आपको अब यहाँ पर एक बात और बता दें कि वसा का पाचन मुख में नहीं होता है, मुख में आंशिक रूप से होता है, और वसा का पाचन फिर आंशिक रूप से कहाँ होता है, अमाशय में। वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में। तो वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, जबकि वसा को पाचन करने वाला जो एंजाइम होता है वह कहाँ से निकलता है, वह होता है पैनक्रियाज से निकलता है, जिसे क्या बोलते हैं, लाइपेज। अभी लाइपेज क्या करता है, वसा को जो है ट्राइग्लिसराइड के स्वरूप को छोटे छोटे मोनोग्लिसराइड बदलता है। तो आपको बता दें कि वसा जो होता है मुख्य रूप से जब मुंह में जाता है तो वसा का पाचन, जो आप जानते हैं कि वसा होता है वह जल का अपघटन नहीं करता है। तो आपको नोट करना होगा, वसा का जल अपघटन नहीं होता है, वसा का जल अपघटन नहीं होता है, वसा का जल अपघटन नहीं होता है। इसलिए लार क्या करता है, उसको विकृत करता है, जिसको हम लोग विकृत करता है, मतलब अनेक माने कह सकते हैं, विकृत का मतलब होता है जो एक विखंडित रूप में है ना, पूर्ण रूप से नहीं कर पाता है तो विकृत करता है। लेकिन जब अमाशय में जाता है तो अमाशय में क्या होता है, वसा को छोटे छोटे, यानी हमारा जो पेरिस्टाल्टिक क्रिया होती है अमाशय में क्या होता है कि एक मूवमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अमाशय दीवारों का फैलना और सिकुड़ना, अमाशय दीवारों का फैलना और सिकुड़ना, उसे बोलते हैं हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। उस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा वसा जो होता है वो मुख्य रूप से एक लुगदी में बदल जाता है, जिसको हम लोग कायम जो है कहते हैं। इसको मिटा देते हैं ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए। देखिए इसको हम लोग नोट करते हैं बढ़िया से। यह हमारा लाइपेज है, लाइपेज वसा के पाचन में मदद करता है। यह ट्राइग्लिसराइड को छोटे छोटे मोनोग्लिसराइड में बदलता है। क्लियर हुआ? यानी अमाशय में जब जाता है वसा तो अमाशय में उसका स्वरूप होता है ट्राइग्लिसराइड, और ट्राइग्लिसराइड को जो है जब छोटी आंत में आता है तो वही ट्राइग्लिसराइड को छोटा छोटा जो अंग जो कह सकते छोटे छोटे भाग बदलता है। कौन? लाइपेज। और क्या चीज कहलाता है उसका? मोनोग्लिसराइड कहता है। क्या कहलाता है? मोनोग्लिसराइड। तो मोनोग्लिसराइड होता है, और उस छोटे छोटे आंत का जो पाचन होता है जिसको हम बोलते हैं वसीय अम्ल। तो वसा का जो है अंतिम उत्पाद क्या होता है? वसीय अम्ल होता है। तो वसा का अंतिम उत्पाद वसीय अम्ल। नोट, वसा अंतिम में क्या बोलता है? वसीय अम्ल। वसीय अम्ल इसे हम लोग है ना वसीय अम्ल बोलता है, छोटे छोटे ग्लिसराइड बोलता है। अब जो है ये जो है ग्लिसराइड बदल गया है ना। अब यहाँ पर देखिए होता क्या है कि आपसे ये पूछा जाता है कि मनुष्य के कह सकते हैं मनुष्य के पाचन क्रिया का कौन सा भाग है जहाँ पर सभी प्रकार के भोजन के पाचन में एंजाइम्स पाए जाते हैं। भोजन के पाचन में मौजूद सभी पाचक एंजाइम किस में पाया जाता है? तो आप अगर सोचिएगा यहाँ अग्नाशय माइलेज है। अग्नाशय माइलेज क्या किया?
कार्बोहाइड्रेट पाचन किया। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को करता है। कीमोट्रिप्सिन क्या करता है? केसिन प्रोटीन को करता है। लाइपेज क्या करता है? वासा को करता है। और एक हमारा है कार्बोक्सी पेप्टिडेज। कार्बोक्सी पेप्टिडेज यह क्या करता है? पेप्टिडेज को छोटे छोटे टुकड़े में भी प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। तो इस प्रकार से अग्नाशय रस जो होता है कार्बोहाइड्रेट के भी, वसा के भी और प्रोटीन के तीनों के पाचन में मुख्य भूमिका मदद करता है। और पाचन का स्थल, यहाँ कार्य का स्थल कहाँ होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत कौन सा भाग? डिओडेनम, यहाँ पर जो एस आकार का बुझाता है, जो एस आकार की आकृति है नीचे से वह है ना, कह सकते हैं एक प्रकार का ऐसा आकार है जो है इस टाइप का। तो ये जो आकार का है, ऐसे देख रहे हैं एस आकार का, ये छोटी आंत है। तो इसी छोटी आंत में जो होता है प्रोटीन और वसा और कार्बोहाइड्रेट तीनों का पाचन, यानी पाचन का महत्वपूर्ण जो एंजाइम्स आते हैं कहाँ से? एक पैनक्रियाज से, दूसरा हमारा एक्रिस से आता है और जो है यहाँ पाचन क्रिया होता है। इसलिए हमारे पैनक्रियाज को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। तो क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग इसको जान गए। माइसो यहाँ ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, केसिन को पैरा केसिन में, लाइपेज, ट्राइग्लिसराइड को मोनोग्लिसराइड में। चलिए तो एक बार फिर से देख लिया जाएगा। अग्नाशयी माइलेज, माल्टोज को आइसोमाल्टोज में, ट्रिप्सिन पेप्टाइड्स को पॉलीपेप्टाइड्स में, कीमोट्रिप्सिन केसिन को पैरा केसिन में, और लाइपेज ट्राइग्लिसराइड को यह क्या करता है? वसा को, नहीं ट्राइग्लिसराइड को मोनोग्लिसराइड में, और कार्बोपेप्टिडेज यह जो होता है पेप्टिडेज को पेप्टिडेज में, यानी छोटे छोटे जो प्रोटीन होते हैं उसको पेप्टिडेज में बदलता है। अब यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि कौन कौन सा, तो आपको याद रखना होगा अग्नाशय में कौन कौन मुख्य रूप से जो एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो एक अग्नाशयी माइलेज, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, लाइपेज, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ठीक है। इसके अलावा अन्य भी पाए जाते हैं। तो अन्य कौन कौन हो गए? तो अन्य में पाए जाएंगे वो डीनेज, आरनेज। तो डीनेज क्या करता है? हमारे जानते होंगे जो डीएनए पर क्या प्रोटीन है, तो डीएनए को वो डाइऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स बोलता है ना। तो डीएनए को डीनेज जो होता है, इसको आप नोट करने की कोई जरूरत नहीं, सीधे सुन लीजिए। डीनेज जो है डीएनए को डाइऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स बोलता है, और आरनेज जो है आरएनए को राइबो न्यूक्लियोटाइड्स बोलता है। तो ये डीनेज और आरनेज को जो है मुख्य रूप से माने क्रियाशील करने में कौन का महत्वपूर्ण निभाता है? तो अग्नाशय एंजाइम्स ही होता है। डीनेज और आरनेज कहाँ पाया जाएगा? तो डीनेज और आरनेज एक प्रकार का जो है एंजाइम्स है, और कहाँ पाया जाएगा? तो अग्नाशय एंजाइम्स है और पैनक्रियाज पाया जाता है। क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग आते हैं, चर्चा करेंगे किस पर? जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है कौन कौन सा पाया जाता है? एक हमारा एंट्रोपेप्टिडेज, दूसरा अमीनोपेप्टिडेज, और एक डापेप्टिडेज, इरेप्सिन, सुक्रेज, माल्टोज, लैक्टोज और न्यूक्लियोटाइड्स। एक प्रकार ये एंजाइम्स है। अब ये एंजाइम्स क्या करता है? सो देखिए, एंट्रोपेप्टिडेज जो होता है निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय करता है। देखिए इसको जैसा समझना है कि एंट्रोपेप्टिडेज यह क्या करता है? निष्क्रिय एंजाइम को, जो भी हमारा पैनक्रियाज से जो भी निकलता है,
पैनक्रियाज से अधिकतर जो निकलने वाले एंजाइम्स होते हैं वो निष्क्रिय होते हैं। तो उन निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय करने का काम कौन करता है? एंट्रोपेप्टिडेज। इसको कहीं कहीं एंट्रोकाइनेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंट्रोपेप्टिडेज या एंट्रोकाइनेज कहा जाता है। अमीनोपेप्टिडेज यह क्या करता है? अमीनोपेप्टिडेज मुख्य रूप से पेप्टाइड्स को अमीनो अम्ल बदलता है। पेप्टाइड्स को क्या चीज में? अमीनो अम्ल में। तो यहाँ पर अमीनोपेप्टाइड्स, अमीनोपेप्टिडेज पेप्टाइड्स को अमीनो अम्ल में, यानी पेप्टाइड्स क्या है? वही प्रोटीन को जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसको पेप्टाइड्स कहते हैं, ये बता चुके हैं। पेप्टाइड्स को क्या करता है? अमीनो अम्ल में। डाइपेप्टिडेज वही भी यही काम करता है, यानी पेप्टाइड्स को ही पेप्टिडेज में बदलता है। छोटे छोटे जो पेप्टिडेज होता है उस पेप्टिडेज को अमीनो अम्ल में। तो पेप्टिडेज को अमीनो अम्ल में, पेप्टिडेज को अमीनो अम्ल में। तो प्रोटीन का जो अंतिम उत्पाद है वो क्या है? अमीनो अम्ल है। प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या है? अमीनो अम्ल है। क्लियर हो गया? प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या है? अमीनो अम्ल है। और वसा का वसीय अम्ल, जिसको हम लोग जो बोलते हैं ग्लिसराइड, है ना। अब आइए उसके बाद यहाँ पर इसमें छोटी आंत में क्या पाया जाता है? इरेप्सिन। इरेप्सिन क्या करता है? पेप्टॉन को सक्रिय कर देता है। पेप्टॉन को अमीनो अम्ल में। सुक्रेज, इसको जान लीजिए। सुक्रेज क्या करता है? तो सुक्रेज जो होता है, सुक्रेज सुक्रेज क्या करता है? सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में। माल्टोज को ग्लूकोज में। लैक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लाइकोटेज में। देखिए थोड़ा सा लेटर छोटा हो रहा है, आपको हम बोल देते हैं ताकि जिनको लेटर प्रॉब्लम होगा वो जो है आप इससे सुन लीजिए। इरेप्सिन क्या करता है? पेप्टॉन को, किसको? पेप्टॉन को क्या चीज में? अमीनो अम्ल में। अब अमीनो अम्ल में, तो अमीनो अम्ल प्रोटीन का अंतिम उत्पाद है। तो प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या होगा? अमीनो अम्ल। यहाँ पर प्रोटीन क्या चीज बदलेगा? अमीनो अम्ल में। अमीनो अम्ल, यानी प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या हो गया? अमीनो अम्ल हो गया। प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या हो गया? अमीनो अम्ल हो गया। उसके बाद देखिए हमारे पास, यानी इरेप्सिन पेप्टॉन को क्या बोला? अमीनो अम्ल में। सुक्रेज, तो सुक्रेज, माल्टेज और लैक्टेज यह कार्बोहाइड्रेट है। सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज यह क्या है? कार्बोहाइड्रेट का स्वरूप है। और सुक्रेज क्या चीज बदला? ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में। माल्टेज क्या चीज में? माल्टोज को ग्लूकोज में। और लैक्टेज जो होता है लैक्टोज को, ये सारी बता चुके हैं। सुक्रोज जो लैक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लाइकेटेज में। अब थोड़ा सा बता देते हैं कि सुक्रेज है क्या। तो सुक्रेज में कौन आएगा? चीनी जो खाते हैं सो, मीठा, है ना, ये सब क्या आता है? सुक्रोज का स्वरूप है। जो शुगर हुआ सो शुगर, है ना, मीठा हुआ वो सब क्या रूप है? सुक्रेज का।
माल्टोज आपको जो है जो बताए हुए हैं कि स्टार्च का ही स्वरूप है, स्टार्च का जो है कौन बोलता है माल्टोज में, और लैक्टोज जो होता है दूध और दही में पाया जाने वाला होता है उसको। तो लैक्टोज एक प्रकार का जो है कार्बोहाइड्रेट है और वह लैक्टोज को क्या करता है ग्लूकोज एवं ग्लाइकोटेज में। तो क्लियर हो गया, ये क्लियर हम लोग कर लिए। अब चलिए ये लास्ट हमारा है आज जो है, अगर आपको थोड़ा सा ही परेशानी होगा तो इसके लिए ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम बताएंगे। लेकिन थोड़ा सा हम बता देते हैं हम लोग फिर से। यहाँ पर हम लोग एक पार्ट हमारा जो है लीवर, इस पर हम अलग से बताएंगे लीवर के बारे में, लीवर का कार्य और लीवर के फंक्शन, और उसके बाद जो है हमारा एक बच जाएगा गॉल ब्लैडर उस पर। तो आज जो है हम लोग पढ़ लिए क्या क्या चीज़, हम लोग पढ़ लिए स्टोमक, पैनक्रियाज और जो है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसमें हम लोग कौन कौन सा एंजाइम होता है सो जान लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको यह कैसा लगा जरूर बताइएगा, है ना। और आपको अगर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, क्योंकि यूट्यूब का जो कैटेगरिया होता है उसको फुलफिल करना भी हम लोग को पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आप जरूर इसको, यदि आपको कुछ भी अगर थोड़ा सा लगे, जब भी कुछ ऐसा समझने में परेशानी हो तो आप अपना कमेंट उसको जरूर लिखिए। हम प्रयास करेंगे कि आपके जो कुछ भी परेशानी होगी उसको हम दूर करें। ठीक है, तब तक सबके धन्यवाद।